सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सरकार को लगे झटके की। ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 14% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया, किसी भी सूरत में आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग में रुकी भर्तियों पर कोर्ट ने आदेश सुनाया, सरकार 14% के हिसाब से ही भर्ती करे। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। सरकार ने 27% आरक्षण की मांग रखी थी और कोर्ट से जल्द फैसला देने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश और असम में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश में भी एमपी में अब ऐसा ही कानून बनाने की मांग उठनी शुरू हो गई है। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा में रामेश्वर शर्मा ने कहा, बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदेश के विकास, सुशासन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता खुद 2 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन गरीबों को भड़काकर 25 बच्चे पैदा करवाती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की जा रही है। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार करने की मांग की है। हमारे साथ विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं। सर, आपने पत्र लिखा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जी, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून अकेले मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ओवरऑल पूरे देश की मांग है। जगह जगह सरकारें विचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, बधाई, अच्छा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, ये जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, सबकी, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, सबकी जरूरत है। क्योंकि जनसंख्या का दबाव पड़ता रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। हम मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। जो जवाबदेही है वो जवाबदेही माँ बाप पूरे नहीं कर पा रहे, और इसलिए एक बार समूचे देश को राजनीतिक दृष्टि से और धार्मिक चश्मे को उतार कर हिंदुस्तान की दृष्टि से विचार करना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर पहल करनी चाहिए, ये आवश्यक है। क्या ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे? वक्त आने दीजिए। तो वक्त आने पर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। बीजेपी की मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को कांग्रेस ने यूपी का चुनावी स्टंट बताया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, पहले बीजेपी खुद बताए उनके यहां कितने बच्चे हैं, फिर कांग्रेस बताएगी किस नेता के 2 से अधिक बच्चे हैं। एमपी में जो मांग कर रहा है उनसे पहले यह पूछा जाए कि जब कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी लेकर आए थे तो शिवराज सिंह चौहान ने 2005 में वो कानून बदला, तब ये लोग क्या कह रहे थे? अब ये दूसरा फंडा ला रहा है कि हमें विकास करना है, विकास की गति को बढ़ाना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। आज़ादी के टाइम पे जब मुल्क आज़ाद हुआ था 40 करोड़ की संख्या पे हम थे, आज 135 पे पहुँच गए। 7 साल केवल मोदी जी की सरकार है। जो लोगों को रोज़गार मिला, नौकरियाँ मिली, जो बेरोजगारों को रोज़गार उस टाइम पे मिला, तो वो विकास नहीं था। ये केवल यूपी के चुनाव का स्टैंड है, बांटने का स्टैंड है। कोरोना काल में सरकारों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, बावजूद इसके शिवराज कैबिनेट ने गैस पीड़ित विधवाओं को बड़ी राहत दी। एमपी में 4,500 विधवाओं को 1,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने आपत्ति जताई थी, लेकिन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। गैस पीड़ित विधवाओं के लिए 2013 में 1,000 रुपए की पेंशन शुरू की गई थी। 2017 में 2 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया, लेकिन 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया था। इसके अलावा गौड़ खनिज में डबल की जगह सिंगल रॉयल्टी लगेगी। वहीं इंदौर विकास प्राधिकरण के तहत जो जमीन प्रेस कॉम्प्लेक्स के लिए आवंटित थी वो पुरानी दरों पर ही संचालित होगी। देश में आज कोरोना के मौत के आंकड़े अचानक बढ़कर 2020 हो गए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि एमपी सरकार ने 1478 मौत का बैकलॉग डाटा अपलोड किया। कांग्रेस शुरू से ही सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाती रही थी। ऐसे में सार्थक ऐप पर पुराने आंकड़े अपलोड होने से कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, 1478 मौतों का बैकलॉग एडजस्ट करके कांग्रेस के सभी आरोपों को सही साबित कर दिया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, सरकार ने आंकड़ों को छुपाया नहीं, बल्कि पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने लेकर आए हैं।
बैकलॉग पर सफाई देते हुए कहा, यह उन मौतों का आंकड़ा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरे जिलों और होम आइसोलेशन में हुई थी। 1478 मौतों का बैकलॉग, जो छुपी हुई मौतें थी, वो तो कल उनकी खुद की सरकार ने, मामा जी ने एडजस्टमेंट किया है और स्वीकार किया है कि 1478 मौतें, 9000 अभी कुल मौतें हुई हैं, 10,000, उसमें से 1478 का मतलब है 15% मौतें छुपी हुई थी। वो तो उनकी सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है। तो अगर जरा सा भी ईमान बाकी है नरोत्तम जी में, तो दें आप इस्तीफा। ये तो हमारी पारदर्शिता का नमूना है कि हमने पारदर्शी सरकार चलाने का जो लक्ष्य लिया है, उसी तहत हमने वो मौतों के आंकड़ों को जग जाहिर किया है। यदि हमें छुपाना होता तो हमें बोला किसने था? हमने तो स्वयं बताया है ना, क्योंकि हम कोई भी शासन प्रशासन में प्रक्रिया को छुपाना नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पारदर्शिता में विश्वास रखती है। जिला योजना समिति की बैठक में आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कोविड की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि लगभग सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और जहां काम चल रहा है वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। अस्पतालों में 8,500 बेड तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि भोपाल में अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 लाख परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया। बैठक में नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। बताया गया बाबाडिया ब्रिज अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाम से जाना जाएगा। आज हम लोगों ने कोविड की तैयारियों की समीक्षा की है और कोविड को लेकर अभी तक लगभग 8,500 बेड तैयार हो चुके हैं। सभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगभग लग गए हैं और कोविड को लेकर जो जो आवश्यक तैयारियां हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शुरू की जाने वाली सीएम राइज स्कूल परियोजना बैतूल की समेकित स्कूल योजना की तर्ज पर आकार लेगी। आज स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार समेकित स्कूल मॉडल देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, बैतूल का प्रयोग सफल हो सकता था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसके साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्कूलों की दशा सुधारने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत सीएम राइज के लिए 9,200 स्कूलों का चयन किया गया। 350 स्कूल इस साल से शुरू हो जाएंगे। इन स्कूलों में छोटे स्कूलों के छात्र आकर लैब, लाइब्रेरी और दूसरी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। शिक्षकों की कमी की पूर्ति भी यहीं से की जाएगी। एक ब्लॉक में एक स्कूल होगा। उन्होंने साफ किया, सीएम राइज स्कूल शुरू करने के लिए किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। बच्चों को लोग कहीं भी पढ़ा सकेंगे। हम स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त कर रहे हैं ताकि गरीब बच्चे भी बगैर पैसे के अच्छी पढ़ाई कर सकें। हम हमारे स्कूलों को अच्छा कर रहे हैं, सर्व सुविधा युक्त कर रहे हैं ताकि गरीब का बच्चा भी बगैर पैसे से अच्छी पढ़ाई कर सके। हम दूसरे स्कूलों को भी बंद नहीं करें, हम तो उन स्कूलों की भी पढ़ाई ठीक हो, उसमें ये सेंटर जो बन रहे हैं ये उनमें मददगार कैसे हो सकते हैं, इसलिए मददगार की भूमिका तय करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था खड़ी मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। मैं समझता हूँ इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं, लेकिन सुझाव को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं उस समय की सरकारी मशीनरी को, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ की पूरी बैतूल बाजार की हमारी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इस सोच को मूर्त रूप में बदलने का काम किया। उस समय शशांक मिश्रा कलेक्टर साहब थे, उन्होंने भी मदद की और इसलिए ये साकार हो पाया। और जब ये सफल हुआ तो सरकार को लगा कि इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। एमपीपीएससी की 25 जुलाई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की जा रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। पहला प्रश्न पत्र सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, वहीं दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। 260 पदों के लिए 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पहले राज्य सेवा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 1 अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दी गई थी। आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन 25 जुलाई 2021 को होने जा रहा है। 2 सत्रों में होगा।
जिसमें पहली जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है वो 10 से 12 प्रथम शिफ्ट में होगा, और जो सामान्य जागरूकता का प्रश्न पत्र है वो 2:15 से 4:15 द्वितीय शिफ्ट में होगा। कुल 52 जिला मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें 947 सामान्य केंद्र हैं एवं कोविड के परीक्षार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।